Good morning students. I am Anu Yadav, your GK teacher of 5th class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 15. It is World of Postal Stamps. Students, in this chapter we have given some pictures of different countries' stamps. Students, let's start our chapter number 15 वर्ल्ड ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। इस चैप्टर में हमारे पास अलग अलग कंट्री की स्टैम्प्स गिवन है। आज हम उनको पहचानेंगे और अपने चैप्टर नंबर 15 को रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। पोस्टल स्टैम्प्स आर लाइक द टिकट्स ऑफ द पोस्ट। स्टूडेंट्स, आप सभी देखते होंगे कि जो पोस्ट होती है, जो हमारी स्टैम्प्स होती है, पोस्टल स्टैम्प्स, वो किसके जैसे दिखाई देती है? टिकट के जैसे। जैसे हम सफर करते हैं बस वगैरह में तो हमें कंडक्टर टिकट निकाल के देता है, हम पैसे देते हैं उसको तो वो हमें टिकट निकाल के देता है। बिल्कुल वैसे ही जो हमारी पोस्टल स्टैम्प्स है वो दिखाई देती है। इट इज एज सेम एज इफ वी वांट टू ट्रेवल वी नीड अ टिकट। स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है। हम कंडक्टर को अपना फेयर देते हैं, किराया देते हैं और वो हमें टिकट निकाल के देता है। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टिकट, बस में ट्रेवल करने के लिए टिकट की जैसे आवश्यकता होती है, वैसे ही जो हमारी पोस्टल स्टैम्प्स होती है, बिल्कुल सेम वैसे ही हमारी जो टिकट होती है वो हम उसको लेकर हम ट्रेवल करते हैं। लेकिन जो पोस्टल स्टैम्प्स होती है, जैसे कि हम अपना जो लेटर किसी कहीं पोस्ट करते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? पोस्टल स्टैम्प की। वो भी बिल्कुल टिकट के जैसा ही वर्क करती है हमारे लेटर के लिए। लेटर और पोस्ट आल्सो नीड अ टिकट। स्टूडेंट्स, जो हमारे लेटर्स होते हैं और हमारी पोस्ट होती है उसको किसकी आवश्यकता होती है? टिकट की आवश्यकता होती है। और उनकी टिकट कौन होती है? हमारी पोस्टल स्टैम्प्स। गिवन बिलो आर द पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ सम कंट्रीज। आप देख सकते हैं हमारे चैप्टर में डिफरेंट पोस्टल स्टैम्प्स गिवन है डिफरेंट कंट्रीज की। रीड देम केयरफुली। स्टूडेंट्स, हम इनको डिस्कस करते हैं, इनको पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करना है इनको कि कौन सी कंट्री की क्या हमारी पोस्टल स्टैम्प है, पिक्चर क्या है उसकी। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जो हमारे फर्स्ट नंबर पे पिक्चर गिवन है वो कौन सी कंट्री की है? इराक। पोस्टल स्टैम्प जो हमारी फर्स्ट नंबर पे पोस्टल स्टैम्प की पिक्चर गिवन है वो हमारी इराक कंट्री की पोस्टल स्टैम्प है। सेकंड वन इज, आप देख सकते हैं आपके चैप्टर में जो सेकंड नंबर पे पिक्चर गिवन है वो कौन सी कंट्री की है? जापान। थर्ड इज, जो थर्ड नंबर पे पिक्चर पोस्टल स्टैम्प गिवन है वो केन्या कंट्री की है। फोर्थ पोस्टल स्टैम्प गिवन इन आवर चैप्टर इज मॉरिशस। स्टूडेंट्स, जो हमारी फोर्थ नंबर पे जो हमारी पोस्टल स्टैम्प गिवन है वो कौन सी कंट्री की है? मॉरिशस की। नेक्स्ट वन इज, आप देख सकते हैं ये एक एनिमल की पिक्चर गिवन है इस पोस्टल स्टैम्प पे और ये कौन से की है? मंगोलिया। मंगोलिया कंट्री की पोस्टल स्टैम्प है। नेक्स्ट इज, आप देख सकते हैं ये एक एनिमल बना हुआ है, इसकी पिक्चर और कौन सी कंट्री की है और इस पे लिखा भी हुआ है। स्टूडेंट्स देखो, आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये कौन सी कंट्री की पिक्चर हमारे पास गिवन है? ऑस्ट्रेलिया की गिवन है। नेक्स्ट वन देख सकते हैं लेडीज वगैरह कुछ बैठी हैं, पीपल्स बैठे हुए हैं। कंट्रीज, कौन सी कंट्री की पिक्चर है हमारे पास गिवन? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पोस्टल स्टैम्प गिवन इन आवर चैप्टर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश की पोस्टल स्टैम्प है ये। नेक्स्ट पिक्चर इन आवर चैप्टर इज, जो नेक्स्ट पोस्टल स्टैम्प है हमारे चैप्टर के अंदर वो कौन सी कंट्री की है? भूटान। नाउ इट इज पोस्टल स्टैम्प ऑफ कनाडा। कनाडा की पोस्टल स्टैम्प है हमारी। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, जो हमारी पोस्टल स्टैम्प है वो इराक की है। लेट्स सी, आप देख सकते हैं ये हमारी एक पिक्चर, एनिमल की पिक्चर बनी हुई है, व्हाइट कलर का एनिमल है
और ये कौन सी कंट्री की पोस्टल स्टैंप है? दिस फ्रांस, फ्रांस की हमारी पोस्टल स्टैंप है ये। नेक्स्ट क्वीन बनी हुई है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की पोस्टल स्टैंप है। नेक्स्ट मूव टू आवर पोस्टल स्टैंप। आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की ये पिक्चर इसमें दी गई है। ये कौन सी कंट्री की है? गुयाना। नाउ दिस वन इज, दिस पोस्टल स्टैंप इज, लाइन बना हुआ है, कैमल भी है पीछे, मतलब वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर गिवन है हमारे इस पोस्टल स्टैंप में, हंगरी। नाउ दिस वन इज, दिस पोस्टल स्टैंप ऑफ चाइना कंट्री, चाइना की हमारी पोस्टल स्टैंप है ये। नेक्स्ट वन इज ईरान, दिस पोस्टल स्टैंप बिलोंग टू ईरान, ईरान कंट्री की पोस्टल स्टैंप है ये। नेक्स्ट इज इंडिया। स्टूडेंट्स, आप इंडिया की आपको पोस्टल स्टैंप कहीं अपने लेटर्स वगैरह में भी देखने को मिली होगी। ये हमारा जो है एनिमल बना हुआ है, इंडिया कंट्री की पोस्टल स्टैंप है। नेक्स्ट वन इज न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की पोस्टल स्टैंप है, स्पैरो बनी हुई है। एंड लास्ट वन इज सिंगापुर, हमारी सिंगापुर की पोस्टल स्टैंप है लास्ट वन। स्टूडेंट्स, आई होप यू रिकॉग्नाइज different countries postal stamps. Students, collect pictures from Google or YouTube, paste them in your fair notebook and write the name of country which belong these postal stamps. आपको पोस्टल स्टैम्प्स कलेक्ट करनी है अपनी फेयर नोटबुक में। सारी अगर आपको नहीं मिलती है, सारी आप कलेक्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन कुछ कंट्रीज की आपको अपनी फेयर नोटबुक में पेस्ट करनी है। देन राइट नेम ऑफ देयर कंट्री, उसकी कंट्री का आपको नेम लिखना है। एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड आवर चैप्टर नंबर 15 वर्ल्ड ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 7 chapters reading. Our chapter name, I wish I were a. And now in this class, we will start our word meaning part A, part B, part C and part D. And so let's start our word meaning. फर्स्ट है हमारी गोंग, ZONG, गोंग। गोंग का मतलब होता है घंटा। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक अ साउंड, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम साउंड के लिए यूज करते हैं। सेकंड है लेन, LANE, लेन। लेन का मतलब होता है गली, स्ट्रीट। थर्ड है हाकर, HAWKER, हाकर। हाकर का मतलब होता है फेरी वाला। हु सेल्स थिंग्स, जो कि चीज़ें बेचता हो। फोर्थ है गार्डनर, GARDENER, गार्डनर। गार्डनर का मतलब होता है माली। हु टेक्स केयर ऑफ अ गार्डन, वह जो गार्डन की केयर करता है, देख रेख करता है। एंड फिफ्थ है डिगिंग, DIGGING, डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खोदना। रिमूविंग सॉइल, मिट्टी को हटाना। सिक्स्थ है स्पेड, SPADE, स्पेड। स्पेड का मतलब होता है कुदाल। एन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर डिगिंग, वो ऑब्जेक्ट यूज करना खुदाई के लिए। एंड सेवेंथ है अपना बेक्ड, BAKED, बेक्ड। बेक्ड का मतलब होता है पका हुआ। 10। एंड एट्थ है स्विंग्स, SWINGS, स्विंग्स। स्विंग्स का मतलब होता है झूलों। मूव टू एंड फ्रो। एंड नाइन्थ है लास्ट अपना चेजिंग, CHASING, चेजिंग। चेजिंग का मतलब होता है पीछा, फॉलोइंग। एंड सो लेट्स स्टार्ट अवर exercise.
ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है व्हेन द गोंग साउंड्स ब्लैंक इन द मॉर्निंग द बॉय पॉइट गोज टू स्कूल। तो किस टाइम पर बजता था मॉर्निंग में? 10। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा इसमें। एंड सेकंड है एट नाइट द बॉय सीज द ब्लैंक एंड वांट्स टू बी लाइक हिम। तो क्या देखा था उसने? ए वॉचमैन, बी हॉकर, सी गार्डनर एंड डी गोंग। तो किसको देखा था उसने? हॉकर को देखा था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है द बॉय सीज द ब्लैंक डिगिंग सॉइल। ए मोशन, बी आर्टिस्ट, सी हॉकर एंड डी गार्डनर। तो खुदाई करते हुए गार्डन की उसने किसको देखा था? गार्डनर को देखा था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है द बॉय वॉन्ट्स टू सेल ब्लैंक लाइक अ हॉकर। क्या बेचना चाहता था हॉकर? फेरी वाले की तरह। बॉय ए क्लॉथ्स, बी बैंगल्स, सी वेजिटेबल्स एंड डी फ्रूट्स। तो क्या बेचना चाहता था वो? बैंगल्स। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। एंड पार्ट बी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। फर्स्ट है द बॉय वेंट टू स्कूल एट 10 AM। बॉय है वो 10 बजे स्कूल जाता था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू। सेकेंड, एवरी डे द बॉय यूज टू मीट अ बस ड्राइवर। वो बस ड्राइवर से मिलता था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। वो पैदल जाता था। थर्ड है द गार्डनर वाज टेकिंग सॉइल विद हिज एक्स। जो गार्डनर है वो मिट्टी की खुदाई कर रहा था किसके साथ? एक्स के साथ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स हो जाएगी। वो स्पेड के साथ, किसके साथ कर रहा था वो खुदाई? स्पेड, कुदाल के साथ। फोर्थ है द बॉय सीज द वॉचमैन फ्रॉम हिज विंडो। बॉय उसकी विंडो से वॉचमैन को देख रहा था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू। पार्ट सी है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हमें ब्लैंक फिलअप करने हैं हेल्प बॉक्स से। फर्स्ट है द ब्लैंक सेल्स बैंगल्स। कौन बेच रहा था? हॉकर। फर्स्ट ब्लैंक पे क्या आ जाएगा? हॉकर। सेकंड है द ब्लैंक टेक्स द सोइल इन द गार्डन टू शो प्लांट्स। तो कौन देख रहा था उसको? गार्डनर। सेकंड में क्या आ जाएगा? गार्डनर। थर्ड है द ब्लैंक गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग। कौन जाता था? लिटिल बॉय। थर्ड में क्या आ जाएगा? लिटिल बॉय। फोर्थ है द ब्लैंक वॉक्स एट द स्ट्रीट ऑल नाइट। कौन घूमता है? तो फोर्थ में क्या आ जाएगा? वॉचमैन। एंड लास्ट पार्ट है गिव वन वर्ड फॉर। वन वर्ड बताने हमें इसके। फर्स्ट है टू गेट टेन इन द हीट ऑफ सन। क्या होता है? बर्न्ट, BURNT, बर्न्ट। सेकंड है ऑक्यूपेशंस फॉर विच यू आर ट्रेंड। ऑक्यूपेशन जिसमें क्या है? आप ट्रेंड हो। तो इसमें क्या जाए? वो क्या हो जाएगा हमारा? प्रोफेशन। थर्ड द ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर लाइटिंग। वो ऑब्जेक्ट हम जो लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। लाल, टर्न। फोर्थ है टू मेक क्लॉथ्स डर्टी विद मड एंड सॉइल। कौन करता है? गार्डनर। And so students, I hope you will understand this word meanings and its exercise. And word meaning and its exercise write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 17, Government ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3rd। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 3rd हेडिंग डालेंगे हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। किस प्रकार से जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन किया जाता है और कैसे वो इलेक्टेड होते हैं, किस तरह उनका चुनाव
किया जाता है। क्या है क्वेश्चन? हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभा के जो सदस्य हैं वो किस प्रकार चुने जाते हैं, किस प्रकार उनका चुनाव किया जाता है? तो आंसर क्या है? द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो मेंबर्स हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, उनका जो इलेक्शन है, उनका जो चुनाव है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या आएगा? द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो मेंबर्स हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उसकी संरचना कैसी है? तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, किस प्रकार का उसकी संरचना है। आंसर क्या आएगा? द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेज। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 3 ब्रांचेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है द लेजिस्लेटर, सेकंड द एग्जीक्यूटिव और थर्ड है द जुडिशरी। द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेज। स्टेट गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज हैं। द लेजिस्लेटर, द LEGISLATURE लेजिस्लेटर। सेकंड है द एग्जीक्यूटिव, द EXECUTIVE एग्जीक्यूटिव। थर्ड है द जुडिशरी, JUDICIARY। तो स्ट्रक्चर क्या है? ये 3 ब्रांचेज में कार्य करती है, द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया? इंडिया के अंदर सबसे जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया? इंडिया के अंदर कौन सा उच्च न्यायालय है? क्या है? आंसर क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो आंसर क्या आएगा? द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स ही एंड सी। यानी कि जो हमारा पीएम होता है वो, और उसके साथ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ही सी चूज टू हेल्प हिम हर। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसकी हेल्प करने के लिए फॉर रन द गवर्नमेंट मेक अप द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या होता है? द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ही एंड सी चूज टू हेल्प हिम एंड हर फॉर रन द गवर्नमेंट मेक अप द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, ये जो मिनिस्टर्स चुने जाते हैं किसके लिए? सरकार को चलाने के लिए, फॉर रन द गवर्नमेंट। सरकार को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो मिनिस्टर्स चुने जाते हैं वो सारे क्या मिलकर क्या बनाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो आंसर क्या आएगा? द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स he and she choose to help him and her for run the government make up the council of ministers। जो प्राइम मिनिस्टर्स है और जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ जो सरकार चलाने के लिए जो चुने जाते हैं मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ वो सारे मिलकर जब सरकार चलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। So dear students, I hope you understand in these questions. You also learn and write these questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Students, good morning. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. And students, in our today class, we will start with 5th class and we will start our new chapter 12, pollution. ओके आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉल्यूशन। एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट इज पॉल्यूशन, POLLUTION, पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, प्रदूषण। नेक्स्ट इज कंटामिनेशन, CONTAMINATION, कंटामिनेशन मीन्स क्या होता है, दूषण, ओके, दूषित करना। थर्ड इज एडवर्स, ADVERSE, एडवर्स मीन्स क्या होता है, विपरीत। फोर्थ इज कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, संरचना। फिफ्थ इज फॉसिल फ्यूल्स, FOSSIL, फॉसिल फ्यूल, FUELS, फ्यूल्स क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट इज गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज मीन्स क्या होता है, कूड़ा। सेवंथ इज एग्जॉस्ट, EXHAUST, एग्जॉस्ट मीन्स क्या होता है, निकास। 8 इज ट्रांसपोर्टेशन, TRANSPORTATION, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है, परिवहन। नेक्स्ट इज मरीन लाइफ, MARINE, मरीन, LIFE, लाइफ, मरीन लाइफ क्या होती है, जहाजी जीवन, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, नाश। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स क्या होता है, निर्माण, ओके स्टूडेंट्स। सो दीज आर वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 12. You will write in your fair notebook of science and learn also, okay. Now students, we will read new chapter 12, pollution. Pollution means क्या होता है, प्रदूषण, okay. In this chapter we will read about air pollution, water pollution, land pollution and noise. तो हम ये जो टॉपिक है, 4 टॉपिक्स, ये आज इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे। पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। जो पॉल्यूशन होता है वो दूषित करता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको, डेट कॉज एडवर्स चेंज इन आवर एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट में विपरीत चेंज करता है। देयर हैज़ बीन ए वास्ट change in the environment in the recent year due to large amount of construction. क्या हुआ है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, रिसेंट ईयर्स में कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है। जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, संरचना की है, एंड एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स, जो हमने शहरों को, टाउन्स को, सिटीज एंड टाउन्स, thousands of trees have been cut down, जो हमने शहर और नगर जो हमने एक्सपेंड किए हैं, फैलाए हैं, उसकी वजह से, उसकी संरचना की वजह से क्या हुआ है, पॉल्यूशन हुआ है। और हमने क्या किया है, बहुत ही हजारों ट्रीज जो हैं उनको कट कर दिया है, उसकी कट करने की वजह से भी क्या हुआ है, पॉल्यूशन। कंस्ट्रक्ट हाउसेज पे घर बनाए हैं, बिल्डिंग बनाई है, एंड रोड्स, फैक्ट्रीज हैव बीन सेट अप टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। इन सभी को बनाने में जो हमने इनको प्रोड्यूस करा है, इनकी रचना की है, उसमें क्या हुआ है, पॉल्यूशन इंक्रीज किया इन सभी ने, ठीक है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, द कंटामिनेशन ऑफ एयर इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जो दूषित हवा ऐड हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट में, उसको क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन। द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज इन द एनवायरनमेंट पोल्यूट द एयर। जो एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर हार्मफुल गैसेज रिलीज हो जाती है, जहरीली जो गैसें होती है वो ऐड हो जाती है, तो वो एयर को पोल्यूट कर देती है, दूषित कर देती है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम बाय व्हीकल्स, किसके लिए जलाते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, पावर प्लांट्स, ठीक है, एंड अदर इंडस्ट्रीज क्रिएट्स ए लॉट ऑफ पॉल्यूशन। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो भी हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं, तो ये सभी क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। द एग्जॉस्ट गैसेज फ्रॉम द फैक्ट्री, फैक्ट्री से जो गैसेज निकलती है, एंड इंडस्ट्रीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये क्या है, सबसे बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन का।
बर्निंग ऑफ प्लास्टिक एंड गार्बेज ऑल्सो पोल्यूट द एयर। अगर हम गार्बेज को, कूड़े को जलाते हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं, तो उससे भी एयर पोल्यूट होती है। नेक्स्ट इज स्टेप्स टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। कौन कौन से कदम है जो हमें उठाने चाहिए एयर पोल्यूशन को से बचने के लिए। फर्स्ट इज गेट द व्हीकल चेक फॉर पोल्यूशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलरली हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा व्हीकल है उसका पोल्यूशन चेक कराना चाहिए। यूज़ कारपोल जो होते हैं उसका यूज़ करना चाहिए। यूज़ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है, उसका यूज़ करना चाहिए। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम द सिटी एंड टाउन। शहरों नगरों से, सिटी और टाउन से क्या करना चाहिए, फैक्ट्रीज को दूर लगाना चाहिए, पास में नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पे हम रहते हैं, रेजिडेंशियल जो एरियाज़ हैं, उनसे दूर फैक्ट्रीज का सेटअप होना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। वाटर पोल्यूशन, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल केमिकल्स इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। पानी के अंदर जब हार्मफुल केमिकल्स ऐड हो जाते हैं, दूषित कर देते हैं वो पानी को, तो क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। पीपल थ्रो ए लॉट ऑफ वेस्ट एंड प्लास्टिक इन द वाटर बॉडीज। जो लोग होते हैं वो बहुत सारा प्लास्टिक और जो वेस्ट होता है उनका वो वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, जैसे रिवर, सीज, विच पोल्यूट द वाटर। तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूट हो जाते हैं, दूषित हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो भी वाटर को पॉल्यूट करता है। द ऑयल स्पिल बाय द शिप्स ऑल्सो कोज वाटर पोल्यूशन। अगर हम क्या करते हैं, ऑयल गिरा देते हैं शिप से, तो उससे भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो पानी के ऊपर क्या करेगा, वाटर के अंदर जो ऑयल होगा वो फ्लोट करेगा, तैरेगा। एंड व्हेन इट इज़ टेकन इन बाय द ऑर्गेनिज्म, जब कोई किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाएगा, ये लेके जाएगा ऑर्गेनिज्म, तो क्या होगा, थ्रू इनहेल, तो वो सांस के साथ इसको अपने अंदर लेके जाएगा। और इनडाइजेशन, और जो इंजेक्शन होता है, घूस होती है एक्सटर्नली थ्रो स्किन एक्सपोजर, तो उससे क्या होगा, उनकी जो स्किन है उसका, वो स्किन ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी। द पॉइजनस कंस्टिट्यूएंट्स कोज डेथ ऑफ द मरीन लाइफ। जो जहाजी जो जीवन है उसमें क्या हो जाएगी, उनकी डेथ भी हो सकती है इससे। स्टेप्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के लिए कौन कौन से स्टेप हैं, यूज़ वाटर वाइसली, पानी को बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ यूज़ करना चाहिए। डू नॉट थ्रो रबिश एंड गार्बेज इन वाटर बॉडीज। जो भी वाटर बॉडीज है उसके अंदर कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल रीड अप टू स्टेप्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 9, खुशी के आंसू। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं हम। शलीना और रहमान अपने माता पिता के साथ जामा मस्जिद के पास लाल कुआं में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे, जामा मस्जिद के पास लाल कुआं में। किसी भी त्यौहार के आने पर वहाँ के लोग उसे हर्षोल्लास से मनाते थे। कुछ दिन पहले ही शलीना के अब्बा को एक गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया, जिससे उनके हाथ तथा पैर की हड्डी टूट गई। शलीना के अब्बा हाथ रेडी से सामान इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करते थे। इस कार्य में उन्हें इतनी आमदनी अवश्य हो जाती थी कि वे अपने बच्चों तथा पत्नी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। तो क्या करते थे शलीना के अब्बा, हाथ रेडी से सामान इधर से उधर पहुंचाने का काम, ठीक है। पर जब से दुर्घटना हुई, आमदनी का 1 रुपया घर में आता था। खर्चा ज्यों का त्यों बना था। साथ ही साथ डॉक्टर ने अब्बा के लिए मांसाहारी भोजन खाने की भी सलाह दी थी। कौन सा भोजन खाने की, मांसाहारी भोजन। रहमान की अम्मी के पास साधारण दाल रोटी के लिए भी पैसों की कमी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि उसके अब्बा के साथ दुर्घटना हो गई थी, तो कमाने वाले वही थे परिवार में। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। सबसे अच्छी बात यह थी कि लाल कुआं में रहने वाले लोगों में आपसी एकता, प्यार व एकता थी। वे सभी अपना सुख दुख आपस में बांटते थे। रोजे के दिन चल रहे थे।
जैसे जैसे ईद पास आ रही थी, सलीना के अब्बू और अम्मी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वे सोच रहे थे कि त्योहार के दिन आसपास के लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे। ईद से पहले दिन सलमा पड़ोसिन सलीना की अम्मी से ईद की तैयारियों के विषय में बातचीत करने आई। कौन आई? सलमा नाम की जो पड़ोसिन है वो सलीना की मम्मी से बात करने आई। तो उनकी समझ में आ गया कि इस बार सलीना की अम्मी ईद मनाने में व पकवान बनाने में उत्साह नहीं दिखा रही। उसने जाकर नगमा, फिरदौस आदि अन्य महिलाओं से बात की तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि सभी कुछ न कुछ मिठाई व सेवइयाँ बनाकर सलीना के घर ले जाएंगे और इस बार उन्हीं के घर पर ईद का चांद देखते ही रोजे का समापन करेंगे। आखिर ईद आ ही गई। सभी पड़ोसी यथाशक्ति खाने पीने का सामान बनाकर सलीना के घर पहुँचे। उसके अब्बू ने कहा, इस बार हम ईद नहीं मना पाएंगे क्योंकि मेरी बीमारी ने हमारी खुशियों को छीन लिया है। पर पड़ोसी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, जो मिठाइयाँ और तरह तरह की सेवइयाँ जो सलीना की माँ की सहेलियों ने बनाई है उन्हें कौन खाएगा। अब्बू और अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सभी ने कहा, आपने यह कैसे सोच लिया कि ईद आपको छोड़कर मनाई जाएगी। ईद का तो मतलब ही गले मिलना, रूठों को मनाना, यथाशक्ति सबकी सहायता करना तथा दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना है। सलीना और रहमान भी खुश थे। उन्होंने ऐसी ईद पहले कभी नहीं मनाई थी। तो बच्चों, देखा आपने इस पाठ में कि किस तरह से उन्होंने एक दुखी परिवार की मदद की सभी पड़ोसियों ने। तो हमें भी आपस में दूसरों के काम आना चाहिए ज़रूरत के समय में। तो अभी मैं आपको शब्दार्थ करा रही हूँ। हर्षोल्लास, खुशी, अब्बा, पिताजी, आमदनी, आय, रेहड़ी, हाथ से चलाने वाली एक प्रकार की गाड़ी, उत्साह, जोश, रोजा, मुसलमानों के व्रत, यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, समापन, ईद का चांद देखकर रोजा खोलना। तो बच्चों, ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, आप सभी की समझ में आ गया। आप सभी को ये संकल्प लेना है कि हम भी ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे और आप सभी को ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our exercise 7.1 and 7.2. Now we do our exercise 7.3. And in this exercise we have formula. इस formula based question है। इसमें सारे question के लिए हमारे पास एक formula है P into Q. P into Q. P मतलब होता है हमारे पास एक नंबर होता है, Q होता है अदर नंबर। हम A इंटू B भी लिख सकते हैं और P इंटू Q भी लिख सकते हैं। और LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, जो भी हमारे पास LCM गिवन होगा या हमारे पास HCF गिवन होगा, तो इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो आप A इंटू B इजिकल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF भी यूज कर सकते हैं और P इंटू Q और इजिकल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर देन राइट इट्स हेल्प देयर HCF। देखो, सबसे पहले हमारे पास डिजिट दी है, A और B दिया है, मतलब हमारे पास P और Q गिवन है। इससे हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर हमारा एलसीएम आ जाएगा, फिर हमें फॉर्मूले की हेल्प से HCF भी फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम हम कैसे करते हैं बेटा? प्राइम फैक्टर से हम इनका पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, फिर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा तो हम फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रख देंगे। सो नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर डी 550 एंड 200 एंड क्वेश्चन नंबर डी इज 550 एंड 200। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्राइम फैक्टर से इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके फैक्टर फाइंड आउट किए 2, 5, 5 एंड 11। फिर 200 के फाइंड आउट किए हमने इस तरह इनके फैक्टर, फिर हमने 550 के फैक्टर राइट किए, 200 के फैक्टर राइट किए और इनमें कॉमन फाइंड आउट किया, क्योंकि एलसीएम में हम कॉमन भी छांटते हैं और फिर जो बच जाते हैं वो भी राइट करते हैं। एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं। तो हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट किया, जो कॉमन थे हमने 2, 5 और 5। देखिए बेटा, ये 2 था, इस 5 के साथ ये 5 है, इस 5 के साथ ये 5 है, तो हमने ऐसे इनको
पेयर में फाइंड आउट करना है। तो हमने जो कॉमन थे वो लिख दिए 2 × 5 × 5, जो बच गए 11 और 2 और 2 भी लिख दिए, इन सबका मल्टीप्लाई किया तो 2200। तो हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे हम। a × b = एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। आप p × q भी यूज कर सकते हैं और a × b भी यूज कर सकते हैं। a होता है हमारा फर्स्ट नंबर, b होता है दूसरा नंबर। तो a की वैल्यू 550, अदर की नंबर b की वैल्यू 200। एलसीएम हमारे पास अभी आया था 2200, वो राइट कर दिया। एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, देखें यहाँ पर इस डिजिट के साथ ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये अपनी जगह पे रहेगा। ये नंबर हम आप एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 200, और इसके साथ जो साइड चेंज करते हैं तो इसके साथ बेटा अगर हम इजिकल टू की साइड में ले जाते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड में कर देंगे। अब हम इनको कट कर देंगे, 20 से 20, 2 से कट हो जाएगा, 2 बन जाए 2 और 11 की टेबल में 55 आता है, तो हम इसको कट कर देंगे 50। तो बेटा इस तरह हमारे पास हमारा एचसीएफ क्या आ गया 50। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। पहले प्राइम फैक्टर से हमने एलसीएम फाइंड आउट करने हैं, फिर एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा तो हमने फॉर्मूले की हेल्प से एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लेना है। सेम एज इट इज आपने रिमेनिंग पार्ट्स खुद करने हैं। आप एलसीएम पहले एक्सरसाइज 7.1 और 2 में हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर से, ये आपको बताया गया है। तो अब उसकी बेस पे फिर आप ये इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला आपके लिए न्यू है, तो आपने फॉर्मूले में वैल्यू ऐसे पुट करनी है और फिर एचसीएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है हमारा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर विद इट्स हेल्प फाइंड देयर एलसीएम। पहले हमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पहले एलसीएम फाइंड आउट करना था, फिर हमें एचसीएफ। सेकंड क्वेश्चन में पहले हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, फिर हमें एलसीएम। तो बेटा 420 एंड 840 का प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इस तरह फैक्टर बना लेंगे, फिर हमें इनके फैक्टर लिख देने हैं। और एचसीएफ में फिर हमें सिर्फ कॉमन छांटने होते हैं। जो हमारे पास कॉमन है, जो मैंने सर्कल किए वो नंबर हमारे कॉमन है, तो हम उनको सर्कल कर देंगे और फिर इनको एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन लिखते हैं और हमारा 2 बचा हुआ उसको राइट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम सिर्फ कॉमन होते हैं वो राइट करते हैं। अब हमने सबका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 420। अब हमारे पास एचसीएफ आ गया, 2 नंबर है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a × b = एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। a की वैल्यू है 420, b की वैल्यू 840, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास आई है 420। अब हम इनको राइट कर देंगे, ये डिजिट एज इट इज। एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है 420 वो हमारा कौन में आ जाएगा, हम कट कर देंगे तो हमारा 1 से 1 कट गया और आंसर आ गया हमारे पास 840। तो हमारा एलसीएम आ गया 840। सो डियर स्टूडेंट, एज इट इज आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। दोनों सेम है, यहाँ पर प्राइम फैक्टर दोनों में करना है, एलसीएम भी ये कॉमन दोनों में फाइंड आउट करना है। फर्क यहाँ पर एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन लिखेंगे, एलसीएम में हम कॉमन भी लिखते हैं और जो बच जाते हैं वो भी लिखते हैं। फॉर्मूला दोनों में सेम अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है, आप ट्राई करोगे तो आप इजीली आप कर सकते हैं। एंड ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने खुद करना है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, सॉरी थर्ड नहीं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing true false and matchups. So student, complete these exercise very carefully. Now we are doing write T for true and F for false. फर्स्ट है ए कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट्स ओन। क्या एक कंप्यूटर अपने आप वर्क करता है, क्या हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे ए कंप्यूटर इज मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, इट नीड आवर इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट सेकंड है आवर माउथ एक्ट एज एन आउटपुट यूनिट व्हेन वी एक्सप्रेस आवर थॉट। हमारा जो माउथ होता है वो एज ए आउटपुट यूनिट वर्क करता है व्हेन वी एक्सप्रेस अवर थॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये ट्रू, क्योंकि ईयर्स और आईज आर इनपुट यूनिट एंड ए माउथ वर्क एज ए आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है थर्ड, आवर नेम क्लास स्कूल नेम कैन बी डाटा फॉर द कंप्यूटर। क्या हमारा नेम क्लास स्कूल नेम कैन बी डाटा फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए डाटा होता है, यस, ये क्या हो जाएगा ट्रू। कंप्यूटर CPU एक्ट एज ए प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जो होता है वो एज ए प्रोसेसिंग यूनिट वर्क करता है, दिस वन इज द ट्रू। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है आउटपुट इज द डाटा डेट वी गिव टू द कंप्यूटर। आउटपुट जो होता है वो डाटा वो क्या वी गिव टू द कंप्यूटर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे
फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे अगर इनपुट होता इनपुट इज़ द डाटा डेट वी गिव टू द कंप्यूटर, तो क्या हो जाता है ये ट्रू। अब क्या है ये फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट इज़ द डाटा डेट वी, आउटपुट का काम क्या होता है रिजल्ट डिस्प्ले करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्या है मैचअप। मैचअप में क्या है, फर्स्ट है इनपुट, सेकंड आउटपुट, देन प्रोसेसिंग यूनिट, नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस और लास्ट है आउटपुट डिवाइस। और ये सामने इनके मैचअप्स दिए हुए हैं जिनसे हमें राइट आंसर पे टिक करना है, मैच करना है। तो फर्स्ट का क्या होगा इनपुट। इनपुट क्या होता है टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो हम प्रोवाइड करते हैं, हम एंटर करते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है रिजल्ट डेट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा होता है यहाँ पे माउस। माउस इज़ द इनपुट डिवाइस। एंड नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। नेक्स्ट ई एक्सरसाइज इज गिव आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट है व्हाट स्टेप ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल इंडिकेट पुटिंग डर्टी क्लॉथ्स इन वॉशिंग मशीन। डर्टी क्लॉथ आ जाएगा एज ए इनपुट, प्रोसेसिंग में आ जाएगा वॉशिंग, एंड क्लीन क्लॉथ्स आ जाएगा आउटपुट मीन रिजल्ट। सेकंड है विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी एक्ट एज आउटपुट यूनिट व्हेन वी एक्सप्रेस आवर थॉट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माउथ। माउथ इज़ द आउटपुट एज ए आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन के लिए कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं हम एज ए इनपुट। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर एक्ट एज ए प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट डू वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलता है हमें रिजल्ट, डिस्प्ले रिजल्ट। So every student do all work in fair notebook. Thank you. Have a nice day.